हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही साथ हर एक प्रश्न को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। इनके द्वारा रचित काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में, भामा द्वारा रचित काव्य अलंकार ग्रंथ में इन्होंने अलंकार को, या फिर कह सकते हैं केवल अलंकार को, काव्य की आत्मा माना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा भी है कि अलंकार को भामा ने काव्य की आत्मा माना है। इसके अलावा जो दंडी रहे, दंडी, उद्भट, रुद्रट, इन्होंने अलंकार संप्रदाय को और अधिक विस्तृत किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन रहे? तो औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य रहते हैं क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक रहते हैं क्षेमेंद्र। इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा माना। जिस प्रकार अलंकार को काव्य की आत्मा माना था भामा ने, उसी प्रकार क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना। इनमें जो दंडी रहे, ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित रहे। इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ रही जिसके बारे में पूछा जाता है काव्यदर्श। दंडी द्वारा रचित काव्यदर्श काफी चर्चित रहा। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे, परंतु आचार्य बलदेव उपाध्याय जो थे, इन्होंने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक बताया। वामन जो रहे, ये रीति संप्रदाय से संबंधित है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? औचित्य को काव्य की आत्मा माना क्षेमेंद्र ने, अलंकार को काव्य की आत्मा माना भामा ने। उसी प्रकार ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन करते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन द्वारा रचित ध्वनियालोक नामक ग्रंथ काफी प्रसिद्ध रही। ध्वनियालोक के बारे में पूछा जाता है, जिस प्रकार दंडी द्वारा रचित काव्यदर्श के बारे में पूछा जाता है। ध्वनि को काव्य की आत्मा माना इन्होंने। ध्वनि तत्व के विरोधी आचार्य रहे भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महीम भट्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए। जहाँ शब्द अपने प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ का हमें बोध कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, तो काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण होगा? यह ध्वनि का लक्षण कहलाएगा। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे थे? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वनियालोक। ठीक है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ करते हैं वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। इसी प्रकार काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ रही, इसके रचयिता रहते हैं मम्मट। यह ध्वनि विरोधी एक ग्रंथ रहा। काव्य प्रकाश एक ध्वनि विरोधी ग्रंथ रहा, जिसके रचयिता रहते हैं मम्मट। इसमें 10 अध्याय रहे। व्यक्ति विवेक जो ग्रंथ रहा, यह महीम भट्ट द्वारा रचित रहा। इसमें भी ध्वनि मत का खंडन किया गया है। व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ महीम भट्ट द्वारा रचित रहा। वामन द्वारा रचित ग्रंथ रहा तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, वामन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो प्रेरणा को काव्य हेतु नहीं माना गया है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। व्यक्ति में काव्य रचना के सामर्थ्य, व्यक्ति में काव्य रचना के सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाले कारण को ही हम काव्य हेतु कहते हैं।
किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना की एक क्षमता उत्पन्न कर देने वाला जो कारण होता है वही काव्य हेतु कहलाता है। हेतु का अर्थ ही कारण होता है, ठीक है। भामा के अनुसार काव्य हेतु के 3 भेद हैं। कौन कौन से? प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, परंतु प्रेरणा नहीं है काव्य हेतु, नहीं माना गया है प्रेरणा को। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो क्षेमेंद्र भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलक तथा भट्टनायक। क्षेमेंद्र की जगह पे भट्टनायक हो जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में रस सिद्धांत पर सबसे प्रामाणिक और चर्चित रचना जो मानी जाती है वह नाट्य शास्त्र रही, जिसके रचयिता रहे भरत मुनि। इसमें उन्होंने रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। इसी रचना में उन्होंने रस की निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलग अलग माना है। तो इसमें उन्होंने रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही कुछ आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद नामक 4 सिद्धांतों का विकास हुआ, ठीक है। तो उत्पत्तिवाद जो रहा यह भट्टलोलट से संबंधित रहा, भट्टलोलट का सिद्धांत रहा। अनुमितिवाद शंकुक का सिद्धांत रहा। भुक्तिवाद भट्टनायक का सिद्धांत रहा। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का सिद्धांत रहा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि निष्पत्ति का अर्थ भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलग अलग माना है। तो भट्टलोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है, ठीक है। और अभिनवगुप्त के मत में निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति। आगे देखेंगे। विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्ट पद रचना रीति संप्रदाय से संबंधित रहा। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना, जैसे पहले ही बताया। औचित्य को काव्य की आत्मा क्षेमेंद्र ने माना। अलंकार को काव्य की आत्मा भामा ने माना। उसी प्रकार रीति को काव्य की आत्मा वामन ने माना। गुणात्मक पद रचना का नाम ही रीति कहलाता है। गुणात्मक पद रचना का नाम ही रीति कहलाता है। वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ठीक है। तो जब विस्तारित रूप में हम जब काव्य शास्त्र की क्लास करेंगे तब इसके बारे में जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है काव्य हेतु के स्थान पर। किसने? तो आचार्य वामन ने। काव्य हेतु का अर्थ क्या रहा? तो काव्य की उत्पत्ति का कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंब का क्या काम है? तो बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना, ठीक है। माना जाता है कि आधुनिक कवियों का जो दृष्टिकोण रहा यह सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक रहा। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ गया, ठीक है। बिंब संवेदना से जुड़े होते हैं। सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। जिस प्रकार अलंकार का उद्देश्य काव्य में सौंदर्य बढ़ाना होता है, सौंदर्य लाना होता है, उसी प्रकार बिंब का उद्देश्य होता है काव्य को सजीव बनाना, ठीक है। बिंब कई प्रकार के होते हैं, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, स्वाद। यहाँ पे ये देखिए छिप गया है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।